नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। प्रधानमंत्री ने कहा, गुलामी का प्रतीक मिटाकर कर्तव्य पथ के रूप में हुआ एक नए इतिहास का सृजन। आधुनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। सूरत में मेगा मेडिकल कैंप में प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन। कहा, बीमारियों से बचाव की जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर। पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारतीय और चीनी सैनिकों का पीछे हटना हुआ शुरू। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में 2 साल से अधिक समय से था गतिरोध। भारत और जापान बढ़ाएंगे रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग। दोनों देशों के बीच टोक्यो में दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन और आपूर्ति श्रृंखला के विकेंद्रीकरण पर चर्चा। रूस की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका का यूक्रेन और यूरोपीय देशों के लिए सैन्य मदद का ऐलान। यूक्रेन को $67.5 करोड़ की अतिरिक्त मदद को मंजूरी। यूरोप के लिए $2 अरब की सहायता रवाना। और अब बात कर्तव्य पथ से जुड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाली तस्वीर में नए रंग भरे जा रहे हैं। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी की मूर्ति की स्थापना कर आधुनिक सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है। गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इंडिया गेट पर बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के तहत हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। यहाँ नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं। उन्होंने नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर प्रदर्शनी देखी। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए सिरे से बनाए गए राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ किया गया है। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर हैं। आज उन्होंने अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर जियारत की। भारत ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ के मुताबिक इस मिसाइल प्रणाली के 6 परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई को महंगाई पर काबू पाने के लिए राजकोषीय नीति और अन्य कारकों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठाना होगा। उन्होंने आर्थिक थिंक टैंक इंक्रियर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सालाना बजट तैयार करने का काम 10 अक्टूबर से शुरू करेगा। ये प्रक्रिया घरेलू अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और विकसित देशों में मंदी की आशंका के बीच शुरू हो रही है।
एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले की नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें उत्तीर्ण हुए 9.93 लाख अभ्यर्थियों में राजस्थान की तनिष्का ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। देश में कोरोना संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 50,342 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,395 नए मामले सामने आए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के 21 मामले सामने आने के बाद स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नए मामलों में से 3 मामले एक हाई स्कूल और बाकी एक विश्वविद्यालय में सामने आए। घरेलू शेयर बाजारों में 2 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया। बीएसई सेंसेक्स 659.31 अंक के उछाल के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 174.35 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए नीतिगत ब्याज दर में अब तक की सर्वाधिक 0.75% की बढ़ोतरी की है, ताकि खर्च और निवेश में गिरावट आए और उपभोक्ता वस्तुओं के दाम में कटौती हो। दक्षिणी वियतनाम में एक कराओके बार में आग लगने से 32 लोगों की मौत हो गई है। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ बीमारियों के बचाव के बारे में जागरूकता पैदा करने पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। मोदी ने गुजरात में सूरत के ओलपाड इलाके में आयोजित एक चिकित्सा शिविर में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य की बेहतर भविष्य का आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के भारत की बड़ी उपलब्धि बताया और इस मौके पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद थे। बीते वर्षों में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन जागरूकता पर, बीमारियों से बचाव पर, बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है। आज पूरे गुजरात में भी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में नव भारत साहित्य मंदिर की ओर से आयोजित कलमनो कार्निवल पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक मेला नए और युवा लेखकों के लिए एक मंच बन गया है। ये गुजरात के साहित्य और ज्ञान में विस्तार में भी मदद कर रहा है। बदलते समय के साथ किताबों को पढ़ने की हमारी आदत बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। फिर किताबें चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करने का फैसला किया है। दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सहकारिता नीति में मुफ्त पंजीकरण, कामकाज में कंप्यूटर प्रणाली की व्यवस्था और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल होंगे। अमित शाह ने कहा कि सक्रिय सदस्यता नेतृत्व की पेशेवर क्षमता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने जा रहा है। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट के कानून में हम बहुत बड़े बदलाव ला रहे हैं। आप लोगों से चर्चा हो गई है। मॉडल बायलॉज भी हम ला रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय बना रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटा बैंक बना रहे हैं। एक एक्सपोर्ट हाउस भी बना रहे हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं और बीज उत्पादन के लिए भी हम एक कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं। भारत और जापान के बीच टोक्यो में अहम 2+2 बैठक में आज रक्षा और सुरक्षा मामले पर गहन चर्चा हुई। चर्चा में भारत का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे थे। जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपने देश की तरफ से वार्ता का नेतृत्व किया। दोनों देशों के बीच संपन्न 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में यह भी तय हुआ कि दोनों देश संयुक्त रूप से किसी हमले की स्थिति में आपसी सहयोग पर भी बात करेंगे।
इस मामले में आने वाले दिनों में भारत और जापान की वायुसेना के बीच सैनिक अभ्यास की बातचीत भी तय हुई। बैठक में आज के बाद संवाददाता सम्मेलन उन्होंने हिंदी प्रशांत में शक्ति संतुलन की स्थापना को पूरे इलाके में शांति के लिए आवश्यक बताया। दोनों देशों ने कोरोना पश्चात दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला के विकेंद्रीकरण पर भी संयुक्त रूप से चल रहे प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया। बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा हुई। Enhancing the defense equipment and technological cooperation between India and Japan is one of our key priority areas. In our meeting today, I had the opportunity to propose engagements in emerging and critical technological domains. To realize the full benefits of the substantial convergence in our interests and outlook, they obviously concentrate on the Indo-Pacific, but extend to many other regions, many other regional, global, and multilateral platforms as well. The exchange of views on the crucial situations facing the international community today was particularly useful. 2+2 बैठक से इतर भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की अलग अलग से भी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री ने आपसी रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सेनाध्यक्षों के स्तर पर भी बातचीत करने का निर्णय लिया और रक्षा के आधुनिक उपकरणों के व्यापार को सुगम बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद प्रशांत की स्थिति पर निगाह रखने के लिए संबंधित देशों के साथ राजनयिक संपर्क मजबूत करने पर जोर दिया गया और बहुध्रुवीयता को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर संयुक्त रणनीति बनाकर काम करने का भी निर्णय लिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आर्थिक विकास की जड़ें गांव में हैं और अगर हर ग्रामीण इसका लाभ उठाकर योगदान करेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू में स्थित अपने पैतृक गांव किठाना में आयोजित सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वह दिन दूर नहीं जब भारत 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास का मूल आधार गांव में है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने और वृक्षारोपण पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे। जगदीप धनखड़ का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचे जगदीप धनखड़ ने उतरते ही गांव की धरती को नमन किया। इसके बाद ठाकुर जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने गांव में महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय के एक नए भवन की नींव भी रखी। भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र में पीछे हटना शुरू कर दिया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि ये भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में हुई सहमति के आधार पर हुआ है। बयान के अनुसार 8 सितंबर 2022 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक में इस आम सहमति को बनाया गया। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए बेहद जरूरी है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश के कुछ हिस्सों में जल संकट की समस्या का समाधान कर सकता है। भारतमाला श्रृंखला के तहत मंथन कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि इसके लिए सरकार अमृत सरोवर योजना लेकर आई है। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन कन्याकुमारी के अगस्तीस्वरम में पदयात्रा की। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदम्बरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन के तहत हरियाणा के हिसार में रोड शो किया। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड की सरकारों के साथ अन्य विपक्षी दलों के हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दरभंगा, अररिया, छपरा और पटना जिले में कई स्थानों पर तलाशी ली। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में एनआईए के अधिकारियों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव रियाज फरंगीपेटे के घर पर छापे मारा। भारत में पहली बार रो फेरी में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है। सूरत के हजीरा गोगा के बीच फिर से फेरी सर्विस शुरू कर दी गई है, जिसमें सोलर एनर्जी के साथ कई नई सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मेडन टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया और अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी के सीईओ गैरी डिकरसन से मुलाकात की। इस दौरान भारत के सेमीकंडक्टर डिस्प्ले और सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। लंच के दौरान हो रही इस चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने भारत में वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र की सफलता के लिए उनके विचार आमंत्रित किए और उन्हें भारत के बढ़ते इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे भारत की ग्रोथ स्टोरी को और गति मिले। A very important role you all play. You have a unique positioning as the connect between the two. And I must say we're grateful for all the good work that you're doing. And I do look forward to your continuing this effort and this engagement to bridge India and the United States businesses, people-to-people contact. On a government-to-government level, I can tell you we've never been stronger allies or partners than we are now with the United States. और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 67.5 करोड़ डॉलर तक की अतिरिक्त सैन्य सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए कीव की अघोषित यात्रा पर हैं। बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 67.5 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस सहायता पैकेज में हावित्जर, तोपखाने का गोला बारूद, हुमवीस बख्तरबंद एम्बुलेंस, टैंक रोधी प्रणाली समेत अन्य सैन्य सामान शामिल है। यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की हुई बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री के अलावा नाटो के महासचिव जेन्स स्टालेटबर्न और यूक्रेन के रक्षा मंत्री के साथ सहयोगी देशों के अधिकारी भी शामिल थे। उधर अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव की अघोषित यात्रा की। उन्होंने रूस से चुनौती का सामना कर रहे अन्य यूरोपीय देशों के लिए 2 अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की, जो भविष्य में रूसी आक्रमण के लिहाज से सबसे अधिक संभावित जोखिम के दायरे में है। अमेरिकी कांग्रेस का एक और प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य स्टेफनी मर्फी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की राष्ट्रपति इन वेंग से मुलाकात की। अमेरिका और ताइवान के नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन के साथ दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। इससे पहले अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अगस्त में ताइवान की यात्रा पर आई थी। हालांकि चीन ने इस यात्रा का काफी विरोध किया था और उसने अपने सैन्य अभ्यास को तेज करते हुए लगभग रोज ही ताइवान की ओर लड़ाकू विमान, ड्रोन भेजे थे। मर्फी उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने वह विधेयक पेश किया था जिसके तहत अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए उसे हथियार दे सकता है। केरल में करीब 2 साल बाद लोगों ने ओणम का त्योहार पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व केरल में फसल की कटाई और राजा महाबली के घर लौटने से जुड़ा है। लोगों ने घरों को सजाया, रंगों तथा फूलों से रंगोली बनाई। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को ओनाकोडी भेंट किए और केरल के खास व्यंजन तैयार किए। गांव में लोगों ने अपने घरों के आंगन में ऊंचे झूले भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व समाज में सौहार्द की भावना बढ़ाए। यह पर्व
प्रकृति के महत्व तथा हमारे मेहनती किसानों की अहमियत को प्रदर्शित करता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं प्रयोगशाला में विकसित हीरे की तस्वीरों के साथ, जो लंदन के बाजारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।